हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बातचीत करेंगे भैया आपके नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके तहत अपने डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर पर। तो चलिए आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। टारगेट आपको पता है कि पीवाईक्यूज हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहा, करने की कोशिश करिए। पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है भैया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको यहां पे बताना है। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes। आपको बताया जाता है कि भैया जी जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। उसका रीजन क्या बताया जाता है कि भैया वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो रिएक्शन में जाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल लें, लेकिन निकलते वक्त उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में दोबारा आ जाए। तो ये कैटलिस्ट का अपना काम होता है, कॉम्प्लेक्सेशन का भी काम होता है। तो ये रीजन सही दे रखा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं जानते हैं ना? जैसे मान लीजिए कि मेटल के, मैं यहाँ पे बता देता हूं, मेटल के मान लो कुछ एटम्स हैं, ये इनका लैटिस है, ये इनका लैटिस है। इस लैटिस के बीच में जो ये खाली जगहें होती हैं इन पे छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जब ट्रैप कर लिए जाएं तो उसको बोलते हैं, ट्रैप कर लिए जाए क्या, नेचुरली हो जाते हैं साइज के छोटे होने की वजह से। तो अब जो कंपाउंड बना उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। पढ़ के देखते हैं। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। ये मेटल का कोई लैटिस रहा जिसके अंदर छोटे छोटे एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कभी कभी बोरॉन भी होता है क्योंकि बोराइड्स भी इसी तरीके से बनते हैं। अगला देखते हैं, ये भी सही निकला क्योंकि हमें इनका ढूंढना, देखना भैया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस आर नॉट सेम। ये कर देना फालतू बात इन्होंने। इसमें क्रोमियम में +6 निकलेगा और यहां पर भी क्रोमियम में +6 निकलेगा मामला, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो भैया सी ऑप्शन सही है। चलो भैया फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो भैया अगला सवाल कर लेते हैं जी। अगला सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, क्या पूछ रहा है? जहां पे डी ट्रांजिशन हो और पैरामैग्नेटिज्म हो, मतलब भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर उसके अंदर आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो वहां पर डी ट्रांजिशन होने के चांस होंगे। कम से कम डी में इलेक्ट्रॉन तो हो तो डी ट्रांजिशन होने के चांस होंगे। यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहां पे क्या है, क्रोमियम में +6। क्रोमियम +6 मतलब D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन कैसे होगा और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आने का कोई चांस नहीं है। यहां पर भी क्रोमियम +6 है तो यहां पर भी D0 आ जाएगा, यही है ना। यहां पर क्या बोलोगे? यहां पे आप देखें तो यहां पर कितना आएगा? Mn पर +6 आएगा। Mn +6 का मतलब है D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन मैं अगर यहां की बात करूं ना भैया, Mn पे +7 मतलब D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहां और यहां इन तीनों में तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डी के अंदर, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। कहां पॉसिबल है? जहां पर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको वहां पे नजर आया था। क्वेश्चन करिए। सवाल है, कैटलिस्ट दिया है, प्रोसेस दिया है, मैच कराना बड़ा आसान है। ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो देखो भैया जो V2O5 है ना, जो V2O5 है वो क्या किस काम में आता भैया? ये H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमें काम आता है। और ये तो आप जानते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या करते हैं भैया जी? इसके थ्रू हम पॉलीथीन बनाते हैं एथिलीन से। तो क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलीन। तो ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का रिश्ता। ठीक है, इसमें आप बाकी ढूंढ लेना। अब देखो जो PdCl2 है ये आप पढ़ते हैं वैकर प्रोसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैकर प्रोसेस पढ़ते हैं, जहां पे याद करो तो हम एल्काइन से क्या बनाते थे भैया? एल्डिहाइड बनाया करते हैं। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। यहां देखिए इथेनॉल बन रहा है, इथाइन से इथेनॉल, तो ये कहानी यहां पे लग जाएगी। ठीक है जी। बाकी निकल का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है एल्काइन के पॉलीमराइजेशन के लिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैच कराना आपकी जिम्मेदारी है जनाब। आइए अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन +2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरीन के अंदर कह रहा है कि p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या करिए आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके देख लीजिए, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलता है? आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेक करिए तो एक बार 2p आपको मिलेगा जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो 3p होगा क्योंकि इसका वैलेंस शेल 3p है, वहां पे क्या आएगा लास्ट में? 3p5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p कितना हो जाएगा? टोटल बोलो भैया,
6 और 5 जोड़ दें तो कितना आता है जी, 11। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये दोनों चीजें आएंगी। अच्छा, अगला देखते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। आयरन में डी इलेक्ट्रॉन्स, बताइए क्या आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमें क्या लिखना होता है, लिखना होता है भैया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद हम लिख देते हैं भैया जी 4s2, फिर हम लिख देते हैं जी 3d6, 3d6। लेकिन आयरन +2 के केस में आप क्या बोलते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां से निकला जनाब, 4s2 से निकला। अगर 4s2 से निकला तो यहां पे क्या है, Ar3d6। वो पूछ रहा है कि यहां पर कितने डी इलेक्ट्रॉन है, क्या उतने ही डी इलेक्ट्रॉन आपको यहां नजर आ रहे हैं? अरे सर हाँ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है जवाब के तौर पे ये सही है, बाकी लेकिन चेक करते हैं। अब नियॉन की बात करते हैं। नियॉन जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो यहां पर तो क्या आएगा भैया, 2p6 आएगा। क्या आएगा, 2p6 आएगा। अच्छा एक बात रुकिएगा, क्या उन्होंने पूछा है, यहां पे तो ये भी नहीं मैच कर रहा यार, नॉट में तो ये भी है आंसर। फिर तो एक बार देख लेते हैं, p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, तो आप बोलेंगे यहां पे तो 11 आएगा, ठीक है। d इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, आयरन 2+, दो ऑप्शन के सही होने के यहां पे चांस नजर आ रहे हैं जनाब। चलो देखते हैं यहां पे, s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो 1s2 मिलेगा, ठीक है, 2s2 मिलेगा, और मैग्नीशियम है तो निश्चित रूप से 3s2 मिलेगा। तो यहां पर टोटल जोड़ोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो भैया यहां पे देखें, यहां पर d6 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ वाले में 11 आ रहे हैं, यहाँ वाले में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई 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 गड़बड़ी पता है कहाँ हुई है, ये गड़बड़ी आप मत करना। अच्छी बात, एक चीज सीख के जाइए यहाँ से कि गलती भैया हो सकती है आपसे, ठीक है। उन्होंने बोला था नॉट इक्वल टू, और थोड़ा सा यहाँ घूम गया था भैया जी, तो जनाब समझ जाएं कि भैया ये गलती आपसे ना हो। यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी आ रहा है, 6 यहां पे, तो 6 6 6 आ रहा है, लेकिन यहां ऐसा है जहां 11 आ रहा है। तो जवाब एक्चुअली जो आंसर हमारा होगा वो ए सही है ना। इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 के में क्या क्वेश्चन आया कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। आपको पता है जो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो पॉइंट के आगे जो भी नंबर लिखा है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या देखना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें कहां पे मौजूद है, चेक करके बता दीजिए। अगर मैं टाइटेनियम 3+ की बात करूं तो ये तो D1 सिस्टम है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल 2+ की बात करूं तो D8 सिस्टम है, और अगर मैं D8 बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर। निकल 2+ के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट गारंटी के साथ 2.83 आएगा, ठीक है। समझ गए बात, यस सर। अगला कर लेते हैं, रीजन ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सर बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हर बार हमें यही बताया जा रहा है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स, यही इसका रीजन है जिसकी वजह से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हम लैंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बहुत तेजी से रेडियस जो है घटने लग जाती है, श्रिंक करने लग जाती है, ठीक है जनाब। ओके चलो यहाँ पे हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनाइट देख लेते हैं, पर इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको नजर आ रही होगी साफ सुथरा, ठीक है। यहाँ पर देखें भैया, इनके लीडर का नाम क्या है, लैंथेनाइट के लीडर का नाम है लैंथेनम, बट भैया ये 4f सीरीज में नहीं आता है ना, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी इसके नीचे सब लिखे गए जो लोग हैं, लैंथेनम के नीचे जो लोग लिखे गए हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, ये 14th एलिमेंट 4f सीरीज के मेंबर हैं, लैंथेनाइड सीरीज के अंदर माने जाएंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें एक बार, और एक बार इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए कि भैया सीरियम की शुरुआत होती है 58 से, और ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर यहां पर 71 पे जाके ये चीज खत्म होती है हमारी 4f सीरीज, ठीक है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लैंथेनम की बात करें, लैंथेनम की बात करें तो लैंथेनम में, लैंथेनम से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस होती है, आप कहेंगे भैया जेनॉन होती है ना, जेनॉन होती है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं भैया, 5d1 और क्या लिखेंगे 6s2, 5d1 6s2, ठीक है। तो ये हो गया लैंथेनम का। लेकिन अब हम बात करते हैं सीरियम से आगे का, तो देखना भैया ध्यान से, सीरियम की अगर मैं बात करूं तो ये पहला मेंबर है हमारे 4f सीरीज का। तो यहां पर देखिए क्या आया, 4f1, यहां पे देख लीजिए क्या आया, 4f1, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिए कि हमें हमेशा, कृपया ध्यान दें, हमें हमेशा पहला, 7वां और
14th। दोबारा बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा आपको एक चीज नोटिस करनी है कि सीरियम है पहले नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा गैडोलिनियम और लास्ट नंबर पर आएगा ल्यूटेशियम। इसको थोड़ा कायदे से प्यार से पढ़ना है, समझना है। देखना हमने क्या लिखा, फर्स्ट सीरियम, फिर 7 पर क्या आएगा गैडोलिनियम, ठीक है, फिर लास्ट में क्या आएगा ल्यूटेशियम, फिर लास्ट में क्या आएगा ल्यूटेशियम। तो आपको क्या याद रखना है, पहला मेंबर, इसका 7वां मेंबर और 14th मेंबर। इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा लोचा समझ में आता है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में एक चीज देखना, जैसा था यहां पे लैंथनम के अंदर की 5d1 6s2, वो देखिए आपको यहां भी नजर आएगा, वो आपको यहां भी नजर आएगा। कहां कहां नजर आएगा, पहले में नजर आएगा, 7वें में नजर आएगा और आपको 14th में नजर आएगा। बाकी कहीं पर आप चेक करिए 5d1 नहीं है, यहां से यहां पे कहीं 5d1 नहीं है, यहां से यहां तक में 5d1 नहीं है। अब अगर आपको यह पता चल गया कि हाँ भैया यहां पे 4f1 हो जाएगा और ऊपर वाला एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। यस, अब दूसरे पर आओ, सीरियम के बाद जब हम प्रेसियोडाइमियम पे आते हैं तो यहां पर जो 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो वो इधर ऐड होगा 4f1 में, तो कितना हुआ 2। लेकिन हम एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा रहे हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4f में, तो इसलिए यहां पे देखिए 4f3। समझ गए। इसी तरीके से आपको इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे वाला आना चाहिए, इससे जस्ट पहले वाला आना चाहिए। समझ बात आ गई है। यहां पर देखिए 5d1 6s2 लिखा है, लेकिन इससे ऊपर वाले में 5d1 6s2 नहीं है, ठीक है। ये ख्याल रख पाएंगे, पहला 7वां और 14th जो है यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, अरे बोलना भैया क्या मिलने वाला है, 5d1 6s2 मिलने वाला है, 5d1 6s2 मिलने वाला है। इतना कॉपी मार देते हैं अपन, 5d1 6s2 मिलने वाला है। दोबारा सुनिए मेरे साथ, क्या 5d1 6s2 मिलने वाला है। हम थोड़ी देर नकलची प्राणी बन जाते हैं, ऐसा हमने छाप दिया, लैंथनम में जो लिखा था वही मैंने पहला 7वां और 14th पे कॉपी मार दिया। इसके बाद में क्या सोचना है, बाकी तो आप लिख ले जाओगे एडजस्टमेंट के बाद, ये आपको अगर आता रहा तो। अब समझिए, सीरियम पहले पर आता है, यस सर 4f1। ये कौन से पर आता है सर, 7वें नंबर पर, तो यहां पर लिख दो 7। ये कौन से पे आता है भैया 14, तो लिख दो 14। आसान है कि नहीं है। अब अगर आपको ये आ गया, अब तो कुछ कठिन नहीं है। इधर आओ भैया जनाब, इधर आओ, चलो 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 इधर देखो। अगर हमें यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर प्रेसियोडाइमियम Pr का लिखिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन और 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा 4f1 में, तो 4f1 में आया तो कितना हो जाएगा 3। अरे एक इलेक्ट्रॉन इधर आया 2 और यहां से नीचे आया तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया हो। अब देखिए, गैडोलिनियम के जस्ट पहले आता है यूरोपियम। क्या आता है, यूरोपियम। तो इससे जस्ट पहले जो आता है हमें क्या करना है, उसमें से 5d1 नहीं लिखना है, तो बस यही कॉपी कर दीजिए ऊपर, यही कॉपी कर दीजिए, बस 5d1 मत लिखिएगा, 5d1 यहां पे मत लिखिएगा। देख लीजिए, मैच करा लीजिए, यहां पर मैच करता हुआ आपको नजर आएगा। अगली चीज देखिए, गैडोलिनियम के जस्ट बाद आता है टर्बियम, तो यहां पर हो जाएगा tb। अब बताइए अगले वाले में क्या है, सर अगले वाले में आपको 5d1 नहीं लिखना है, इसके लिए सावधान रहिएगा। यस जनाब है। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कराए तो यहां से यहां आया, मतलब जंप नहीं कराया, ऐसे ही समझो। एक यहां आया तो कितने हो गए 7 1 8, लेकिन एक आपने एटॉमिक नंबर बढ़ाया है तो आपको यहां पर एक कितना नजर आएगा, सीधा सीधा 9 नजर आएगा, है ना। एक इसमें आया 8 और ये एक और बढ़ जाएगा तो 9, तो 4f9 6s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका निकल गया। यस, ल्यूटेशियम जो मैं यहां लिख रहा हूं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम देख लेना भैया, तुम्हारे पेपर में भी आने वाला है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। ल्यूटेशियम के जस्ट पहले कौन है, ल्यूटेशियम के जस्ट पहले है यटरबियम, YB बोलते हैं। क्या आप YB का लिख करके खुद से बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं क्या आप क्या करेंगे। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, सर आपको 5d1 नहीं लिखना है, इससे जस्ट ऊपर, बस बाकी बचा हुआ ऊपर छाप दीजिए, तो सबके इतने के आ गए आपको। अब ये आ गया तो ये पूरा ही आपको समझ लीजिए कि आ चुका है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है जी आपको। अब आइए क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक। कौन सा ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं उनका नंबर जो है वो 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे 0 है, कितने के लिए ये बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहां पे लिखा है ये क्या भैया, समैरियम। ये कहां आता है, बोलो बोलो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इसके बिना नहीं हो पाएगा। सीने पर
नदियां, प्रेम की समाई, है ना। चलो यहां पीछे देख लो, अभी तो यही है हम बगल में। समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि समेरियम का क्या होगा, हमें पता चल गया, ऐसे गिनते हुए समझ में आ जाता है कि गैडोलिनियम के जस्ट दो पहले आएगा। तो गैडोलिनियम का आपको पता है, इससे दो पहले करेंगे तो देख लीजिए क्या आ रहा है, 4F6। देखो यूरोपियम लिखना सिखाया, कहां गया भैया, यूरोपियम लिखना सिखाया, इससे जस्ट पहले। तो जहां 7 है वहां 6 हो जाएगा, जहां 7 वहां 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका तुम 2 प्लस करोगे तो क्या यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाँ आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 6s से निकलेंगे, और f के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना भाई। अच्छा, इसका मतलब सर ये डायामैग्नेटिक नहीं है। इसी तरीके से यूरोपियम में, यूरोपियम में तो आपको पता है, अरे भैया बोलना, यूरोपियम में आपको पता है क्या होता है, अरे यूरोपियम में सर आपने बताया अभी कि 4f7 है, 6s2 है। अगर मैं 2 प्लस करूं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटा भी दूं, तो 7 के साथ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है मौजूद। इसका मतलब ये क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक करैक्टर में है। अगर मैं Yb2 प्लस की बात करूं, ध्यान दें, Yb2 प्लस कहां आता है बताइए, Yb2 प्लस कहां आता है, यहां पे देखना, अभी जो लिखने को दिया था मैंने, ल्यूटेशियम के जस्ट पहले Yb2 प्लस। और आपको पता है कि जस्ट पहले आने का मतलब है कि 5d1 ना लिखना, इसका मतलब 6s2 4f14। तो भैया दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, आपको क्या दिखेगा, 4f14, सारे f ऑर्बिटल भरे पड़े होंगे। यहां पर 2 प्लस के अंदर भी 4f14 आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, मतलब पेयर्ड है, इसका मतलब क्या है, यही डायामैग्नेटिक है। तो शायद आपको समझ में आया हो, आनंद आया हो जी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, करिए। क्या लिखा है कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट। इतना बार पढ़ चुके होंगे अब तक, शायद आप खुद थक गए हों कि क्या एक ही चीज बार बार पढ़ाई जाती है ना। क्या कहते हैं, इसका जवाब क्या है, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। जिंक के केस में क्या है, आपको 3d10 मिलता है, और जिनके d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे पड़े हैं, हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए जिंक नहीं हो पा रहा है। जवाब मिल चुका है। अगला क्या है, फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज पॉजिटिव। देख लीजिए, मेटल को एक बार दर्शन करिए, आपको समझ में खुद आ जाएगा। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, उसी से जवाब बन गया भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जवाब बन जाएगा कि सर यहां पर तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है। आपने पढ़ा होगा कि जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर, और उनके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे समझ में आया कि देखो Mn यहां पे क्या लिखा है, M2 प्लस रिड्यूस होकर के M में जा रहा है ना। तो कोई भी मान लीजिए M है, M मतलब कोई मेटल है, 2 प्लस में है, वो रिड्यूस होकर के M में जा रहा है। तो इसके लिए आप जानते हैं जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं वो खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहते, वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, इसी वजह से इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो एक्टिव मेटल्स के नेगेटिव होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का कितना होता है, 0, और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होते हैं उनके लिए E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, ठीक है जी, बाकी इससे ऊपर होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये जवाब बन चुका है, ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत थी ही नहीं। आइए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, डज नॉट करेक्टली प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। करिए करिए क्वेश्चन करिए, पढ़िए क्या लिखा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि भैया जैसे जैसे Mn की तरफ जाते हैं हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ नजर आता। हमें पता है कि Mn में क्या आता है, हाईएस्ट, सोच के बताओ सर, Mn में +7 आता है। क्रोमियम में से सब निकाल दो, सब मतलब क्या होता है, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और d के सारे इलेक्ट्रॉन मिला के निकाल दो, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप गेन कर पाते हैं, है ना। और उस हिसाब से नंबर भी आता है। तो यहाँ पे +6 है, वैनेडियम में आपको पता है कि वैनेडियम में +5, तो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बात भी सही है, ठीक है। वैसे देखो Mn में हाईएस्ट +7 होता है, +5 भी, +4 भी, मतलब +4 भी एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है इसका +2 भी एग्जिस्ट करता है। तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Mn के केस में देखने को मिलता है, इसके बाद क्रोमियम में देखने को मिलता है, इसके बाद वैनेडियम में, इसके बाद टाइटेनियम में। एक बात सही है। अच्छा, ये सही मतलब ऑप्शन सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन देखेंगे भी। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, अब यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ क्या देखने हैं, बोल मेरे भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा, देखो यहां पे क्या लिखा है, टाइटेनियम, टाइटेनियम 2 प्लस जब होता था तो हम कहते थे D2 है, तो 3 प्लस है तो D1 सिस्टम, है ना। वैनेडियम 3 प्लस तो क्या आएगा, D2 सिस्टम। यहां पे क्या आएगा, D3 सिस्टम। यहां पे क्या आता है, D4 सिस्टम।
है ना। 3+ में आपको यही नजर आएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। जनाब बात तो ये भी सही निकल गई। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज ज्यादा नहीं, मैग्नीज का कम होता है। क्यों कम होता है बता सकता है कोई कमेंट में बता सकता है क्या? चलो मैं एक्सप्लेन करूं। मैग्नीज क्या होता है, अपने आप में स्टेबल है क्योंकि D5 है। अगर ये खुद में स्टेबल है तो एक मैग्नीज का एटम दूसरे एटम के साथ ज्यादा रिश्तेदारी नहीं करेगा, कहेगा भैया मैं तो खुद स्टेबल हूं, ज्यादा प्यार मोहब्बत बांटेगा नहीं। लेकिन जब उसको मेल्ट किया जाएगा तब इसको प्यार की याद आएगी, तो पड़ोसी कहेगा भाई तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम तो स्टेबल थे ना, तो भैया पिघल लो, अब अलग अलग हो जाएंगे आराम से, अरे मेल्ट हो जाएंगे मतलब, समझ गए जनाब? तो यस सर, तो ये बात है, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। समझ गए? क्योंकि ये गलत है ना जनाब, इसलिए सबसे ज्यादा लिख दिया इन्होंने, ये जबकि कम आएगा मैग्नीज का। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्रोमियम का ज्यादा क्यों आता है सेकंड वाला? क्योंकि क्रोमियम का जब न्यूट्रलाइज्ड रहता है तो आपको पता है कि D5 रहता है, क्या रहता है 4s1 3d5। पहला इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, लेकिन दूसरा कहां से निकलेगा 3d5, जो कि क्या है भैया जी, बोलो ना मेरे भाई, हाफ फिल्ड स्टेबल निकाला, बहुत कठिन हो जाएगा, इस वजह से ये आएगा मैग्नीज के। बात भी सही लिख रखी है, स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन हमारा सी सही है क्योंकि इन्होंने डज नॉट पूछ करके क्वेश्चन बनाया है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कलर रखेगा? कुछ नहीं चेक करना है, देखना आप यही चेक करने वाले हैं कहां पे डी इलेक्ट्रॉन है कहां पे नहीं है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं लैंथनम 3+ की बात करूं, लैंथनम 3+ की बात करूं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, बोल मेरे भाई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के भी दिखाया है। तो लैंथनम का अगर 3+ करोगे तो एग्जैक्टली आप जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पा जाएंगे, और वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो वहां पर कलर आने का चांस नहीं होता। अक्सर ये देखा जाता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलरफुल हमें दिखते हैं। अगला देख लेते हैं, टाइटेनियम 3+। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम आता है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम। एक बार रुकना, हमने कहीं, एक मिनट, स्कैंडियम टाइटेनियम, अच्छा मैंने D1 लिखा है, यही मुझे शक था कहीं मैंने D2 तो नहीं लिख दिया है। नहीं सही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ओके, नहीं भैया चेक करना जरूरी है, गलत डिलीवर हो जाएगा तो मामला दिक्कत में आ जाता है जनाब। टाइटेनियम समझिए, टाइटेनियम का आप बताइए कितना होगा। आप कहेंगे कि सर जब टाइटेनियम 2+ होता है तो हम लिखते हैं D2 सिस्टम, तो यहां पर तो उन्होंने 3+ दिया है, इसका मतलब यहां पे आएगा D1 सिस्टम। D1 से आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित रूप से ये कलर शो करने वाला है। टाइटेनियम 3+ क्या करने वाला, कलर शो करने वाला है। यहां पे देखो, यहां पर क्या ल्यूटेशियम 3+, अरे ल्यूटेशियम 3+, ल्यूटेशियम कहां आता है आपको पता, लैंथेनाइड सीरीज के सबसे लास्ट में आएगा, क्या यही आता है, बोलो सबसे लास्ट में आता है। अगर ल्यूटेशियम लास्ट में आता है इसका मतलब वहां पे अगर हमने 3+ कर दिया तो 4f14 आएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो ये भी कैसा होगा, कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस होगा। और अगर मैं स्कैंडियम 3+ की बात करूं तो ये D0 सिस्टम है, तो यहां पर भी कोई कलर आने का चांस नहीं है, जहां है वो चीज पता चल चुकी है। ठीक है, ओके, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाए इसके बाद हम आगे थोड़ा तेजी से फिर चल पाएंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड मेनली टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा ऐसे क्वेश्चन पे की है कि भैया जी ये एक्टिविटी इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो रीजन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा है जहां पे सेम साइज देखने को मिलता है, सेम साइज देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है भैया, जर्कोनियम एंड हाफनियम। ऐसा क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो भैया जी साइज के मामले में हम क्या देखते हैं, जो 4D सीरीज है वो जो है 5D सीरीज के बराबर की साइज में आ जाता है ना। बोलो, जर्कोनियम एंड हाफनियम। जर्कोनियम कहाँ का है, 4D सीरीज का, हाफनियम कहाँ का है, 5D सीरीज का। इन दोनों की साइज जब न्यूट्रल रहते हैं तब भी बराबर रहती है, आयन के फॉर्म में भी बराबर रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।
ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं वो, देखना आगे भी दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लैंथेनाइड? जब आप ज्यादा सोचना नहीं है, 3 होता है, ये बात हम जानते हैं। एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग outer orbital configurations may have the largest number of oxidation state? इनमें से कौन सा ऐसा है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का नजर आएगा, और 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका होता है? सर मैग्नीज का होता है। चेक कर लो ना मैग्नीज का कौन सा है। बस आसान लगा क्या? यस सर, ये है ना? बोलो मेरे भाई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हाईएस्ट भी इन्हीं का है और लार्जेस्ट भी इन्हीं का। हाईएस्ट का मतलब +7 हाईएस्ट आता है पूरी 3D का, और वो इन्हीं के पास है भैया, Mn +7 पाया जाता है, बाकी लोग उससे कम होते हैं। अच्छा जी, और लार्जेस्ट नंबर का मतलब इसके +7 भी है, +4 भी है, +2 भी है, ऐसे करके ज्यादा भी है। ठीक है, जवाब के तौर पर आपको यह मिल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं भैया। लिखा है कि ये जो लिखे गए लोग हैं इनमें से कलरलेस स्पीसीज कौन सा है? तो कलरलेस की एक कहानी क्या सिखाया मैंने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, कहानी खत्म। सिंपल करते हैं इसको, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी कहानी यहां से समझिए, है ना। आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा है टाइटेनियम F62 नेगेटिव, तो यहां पर आएगा टाइटेनियम पर 4+, निकाल के चेक कर ले। फ्लोरीन पर -1 आएगा, टाइटेनियम पर 4+। टाइटेनियम 4+ का मतलब है D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यहां पर देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोबाल्ट पे क्या आएगा? +3। कोबाल्ट +3 का मतलब है D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहां पर हम बात करें तो कॉपर पे निकाले अगर 2 है तो कॉपर पे क्या आएगा? +1, इसका मतलब यहां पे आएगा D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं यहां निकल की बात करूं तो निकल पे भैया आएगा निकल 2+ का मतलब है D8। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन है लोग भैया। एक तो इनका पेट यहां देखिए भरा हुआ है पूरी तरह से, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको बस ये देखना है, आपको जवाब मिल चुका है। कौन कौन है भैया? TiF62 नेगेटिव एंड दिस, देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान था ना, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं, कठिन आता ही नहीं है जनाब। इन्हीं में से कुछ आएगा पेपर में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड, देखो भैया, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस, है ना। इसमें कहीं ना कहीं क्रोमियम डाल के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्रोमियम का हाईएस्ट आने वाला है ना। क्रोमियम का अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, है ना। क्रोमियम का क्या होता है? आप कहेंगे 3d5 4s1, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगली बार जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भैया जी 3d से निकलेगा, वो भी कैसा है? हाफ फिल्ड। थर्ड सेल से निकाल रहे हो, एक तो वो कठिन, दूसरा हाफ फिल्ड, फिर तो और कठिन। मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे क्रोमियम सबसे आगे है। पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा था ना, अच्छा मतलब आसान कह रहा हूं मैं, मतलब आसान नहीं, कठिन था भैया, कठिन, है ना। नालायक प्राणी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन? कौन सा इसमें से ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताइए, सोचिए और बताइए कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल को पहचानने का एक तरीका होता है, क्या? क्रिस्टल, कई तरीके होते हैं, वैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से निकल जाती है चीजें। मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ। होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी 3D मेटल्स हैं, या जितने भी आपके मेटल के जो आयन होते हैं वो कैसे रहते हैं? देखो, मेटल लिखते हैं और हम बताते ये हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वो आयन है, वो 6 मॉलिक्यूल उसको घेरते हैं भैया जी इस तरीके से। और जो भी आयन हो, है ना, हो सकता है कि ये N3+ हो, 2+ हो, ऐसा हो सकता है। तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बस आपको क्या सोचना पता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। बस कहानी बन जाएगी, इतने से आपकी कहानी डन है इसमें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप निकाल के चेक कर लेंगे क्या? अरे देख भाई, स्कैंडियम यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने एटॉमिक नंबर, बताओ इतनी सेल्फ कर रहे हैं आपकी। ठीक है, कितने हितैषी हैं भाई आपके। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा जी? D1, है ना। यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम का क्या हो जाता है? D2। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यहाँ इन्होंने क्रोमियम भी दे रखा है, चलो D3, D4। तो इन सब में ज्यादा स्टेबल कौन है? आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जब इसको लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा T2G3 और Eg0, है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में टूटेंगे, कैसे? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका मेटल होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर N+ इस तरीके से बनाता है
है ना, इनमें से जो मेटल्स होंगे, एम से मतलब इनके मेटल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और 6 लिगेंड्स वाटर बन के आएगा उनसे इंटरेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तो देखिए क्या हो रहा है, T2G3, और आपको पता है कि T2G मतलब 3 ऑर्बिटल का सेट, और 3 ऑर्बिटल के सेट में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है कि वो हाफ फिल्ड है। तो यहां पर T2G हाफ फिल्ड है। सुनना ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3D जो आपका सबसेल है वो हाफ फिल्ड, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये स्प्लिटिंग हुई तो T2G हमारी कैसी थी, हाफ फिल्ड निकली। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, इस वजह से ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ध्यान रखना भैया, हमें पता है गलती कर बैठते आप, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द बोथ आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमसे या कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, क्वेश्चन कर देंगे या? यहाँ देखिए इन्होंने जवाब भी खुद बता रखा है क्या, देखो स्कैंडियम 3+ जहां रहेगा वहां का मतलब क्या, स्कैंडियम 3+ D0, क्या कलरफुल होने का कोई चांस है, नहीं। तो यहां दोनों में तो कलर नहीं होने वाला। यहां देखो, यहां पर लिखा है कॉपर +1, मतलब क्या है D10, ये भी कलरफुल नहीं होने वाला। तो इकलौता जवाब है आपका ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा D1 और यहाँ पे क्या आएगा D8, तो यहाँ पर D ही होगा जो कि कलर्ड होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मामला क्लियर है? यस सर। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोइंग दिस ऑर्डर, अच्छा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल का बेसिक बुद्धि क्या है, कि जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो भैया जी एसिडिक होने लग जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे घटने लग जाता है। पढ़ते हैं ना अपन, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट अपन जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर घटने लग जाता है। तो यही बुद्धि यहाँ पे लगा दो बस, है ना, बस इनको देखना है आपको। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये रहा, है ना। देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं क्या अपन, स्कैंडियम होता है इसके पहले, तो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पे हो जाएगा आयरन। ठीक है, तो ये सही जवाब है, बेसिक नेचर का ये सही जवाब है, क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धीरे धीरे देखिए बेसिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो सबसे ज्यादा बेसिक ये होने वाला है। अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद द कैटालिटिक एक्टिविटी। कितनी बार पूछते हैं भाई एक ही बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आपको लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में अगर एक अंतर पता हो तो जो लैंथेनाइड होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, यूजुअली वो +3 +4 यही शो कर पाते हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो +7 तक जाते हैं भाई, +6 तक जाते हैं। याद आ रहा है क्या, +6 तक जाते थे, है याद आ रहा है, यूरेनियम पढ़ा होगा अगर आपने। ठीक है, तो आपको पता होता है ये बात कि भैया एक्टिनाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर मैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कंपेयर करूं तो सिर्फ आपको यहां पे ये चेक करना है कौन सा ऐसा है जो एक्टिनाइड है, बस यही चेक करना है कौन सा एक्टिनाइड है। आप देखेंगे तो ये तीन के तीनों ही कहीं ना कहीं क्या निकल के आएंगे। अब चलो लैंथेनम का क्या होता है, ये यूजुअली +3 में ही रहता है, ये भी +3, ये भी +3 में रहता है, ये कभी कभी यूरोपियम +2 में रहता है, लेकिन इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका वेरी नहीं करता। लेकिन जो लोग एक्टिनाइड सीरीज में होते हैं उनका यूजुअली ज्यादातर वेरिएशन देखने को मिलता है। बस क्वेश्चन इसी आधार पर छट जाएगा, और ये ध्यान रखना कई बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं, which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7 solution। क्या हो जाता है, ये बन जाता है ग्रीन कलर का। अरे भैया लिख के बता दूं क्या, यहां पे देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, यहां पर जब आप SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, क्रोमियम जो कि +6 में है वो रिड्यूस होकर के बन जाता है क्रोमियम +3। ठीक, और जो कि सल्फर है +4 में ये ऑक्सीडाइज होता है और ये बन जाता है सल्फेट के फॉर्म में SO4 2 नेगेटिव। जहां पे सल्फर पे अब +6 है तो समझो ये +4 +6 में जाता है, लेकिन यहां क्रोमियम +6 +3 में जाता है, और इनका जब भेंट मुलाकात और मेल मिलाप होगा तो ये ग्रीन कलर का आता है। यूजुअली क्रोमियम जो +3 है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इनके आपस में जो रिश्ते बनेंगे उनसे ये पैदा होगा, दैट इज Cr2SO4 थ्राइस। अब फॉर्मूला बनाना आता ही है यार, है ना। आइए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा हुआ है उन्होंने। अभी आगे देखना आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, नेम द गैस दैट कैन
रेडियली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। अब देखिए यहां पर KMnO4 पे क्वेश्चन पूछ लिया है। KMnO4 में क्या है, आपको पता है कि यहां पर क्या है, Mn पे +7 है, एसिडिफाइड है तो H+ है। तो बल्कि मैं इसको ऐसा लिखता हूं क्योंकि आपने इसी तरीके से देखा होगा। क्या देखा होगा आपने, MnO4 नेगेटिव विद H+, है ना। ये भैया अगर रिड्यूस होते हैं तो आपको पता है कहां तक जाते हैं, Mn+2 तक जाते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम ले MnO4 नेगेटिव का तो Mn+2 तक वो जाते हैं। याद आ रहा है सर, कहाँ कुछ याद नहीं मुझे, एक बार बता दीजिए तो सुनना। अगर आपके सामने कहीं भी ये लिखा हो MnO4 नेगेटिव तो कैसे सोचना है, मैं आपको याद करवा देता हूं एक हिंट, एक तरीके, एक माध्यम से। वो क्या है, A एंड B। A एंड B, ABCD पढ़ते हो ना, तो A एंड B एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक ना। न्यूट्रल में हल्का सा बेसिक भी आ जाता है, मतलब अगर माइल्ड बेसिक है तो न्यूट्रल की तरह ट्रीट होता है, लेकिन अगर अच्छा खासा बेसिक नेचर है तो भैया जी किस में कन्वर्ट होगा समझना। यहां पर Mn पे है +7, एसिडिक में ये कन्वर्ट होगा +2 में, न्यूट्रल में ये +4 में, और बेसिक में ये +6 में। तो A एंड B याद करने का तरीका मेरा ये है, A एंड B 2 4 6, A एंड B 2 4 6, A एंड B 2 4 6, ठीक है। तो देखिए यहां पर इन्होंने बोला तो Mn+2 बन जाएगा। अच्छा ये ना, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन हमें याद कराना था ये बात कि कहीं आप भूल ना गए हो। आइए अब देखिए क्या है, नेम द गैस दैट कैन रेडियली डीकलराइज। कौन इसको डीकलराइज कर पाएगा, जो इसका ये रिएक्शन करवा पाए, जो इसको रिड्यूस करवा देगा वो इसका कलर गायब करा देगा। तो कौन करा सकता है भैया, आपको पता है SO2 किस में चला जाता है, SO2 क्या हो जाता है भैया, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के। तो निश्चित रूप से अगर यहां पर SO2 खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए तो ये भैया आराम से इसको रिड्यूस कर पाएंगे। देख लीजिए रिड्यूस हो रहे हैं, शायद आपको कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। यहां पर देखिए कार्बन +4 पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहले से है, फॉस्फोरस पहले से ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ है। और एक बात और बताता हूं, कहीं ऐसे मत सोचना, जो हमारा NO2 होता है उसमें नाइट्रोजन +4 में है, और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम +4 से डायरेक्ट +5 में इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट से हम कन्वर्ट करा पाए। ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं अभी तक, ठीक है। जबकि SO2 वाला बहुत फेमस भी है। Which one of the following process does not involve, क्वेश्चन देखें भैया, एक बार हम मामला गच्चा खा चुके हैं इसमें, अब थोड़ा सावधान रहेंगे। डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन में होता है क्या, यस आयरन रहता है, उसका ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली बन जाता है। तो जब आयरन का ऑक्साइड बनेगा तो निश्चित रूप से वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा जी, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाई आयरन एट हाई टेम्परेचर, पढ़ा होगा आपने, आयरन रहता है, वाटर रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, H2 गैस, और साथ में बन जाता है Fe3O4, क्या बन जाता है Fe3O4। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ यहां पे नहीं होगा क्योंकि यहां जो चीज बन रही है उसमें भी आयरन पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चलो भैया जवाब हमें मिल चुका है ना। यहां पर देखें डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन। ऑब्वियसली आयरन क्या ज्यादा एक्टिव मेटल है, अगर आयरन एक एक्टिव मेटल है तो वो क्या कर सकता है भैया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में घुसेगा और कॉपर को रिड्यूस करा देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन एंट्री कर जाएगा सल्फेट के साथ, क्योंकि वो तो एक एक्टिव मेटल है। तो इस तरीके से जो कॉपर 2+ के वजह से ब्लू कलर आता था वो न्यूट्रलाइज होने की वजह से कलर गायब हो जाएगा। समझ बात आ गई। यहां पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा, बदल रहा है, मतलब देखो 0 से किस में आ रहा है, +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मिलना आपके लिए जरूरी है। आइए देखते हैं, इन एसिडिक medium H2O2 changes this to this which has this bond, oxidation state of, अच्छा कुल मिला के क्वेश्चन है कि CrO5 में क्रोमियम पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कई बुद्धू बालक करेंगे कि सर इसका x लिखूंगा मैं, फिर लिख दूंगा 5 × -2 = 0, है ना, ये लिखेंगे, फिर कहेंगे सर x = +10 आना चाहिए था, हमने तो ये मार दिया था, हमारा गलत क्यों हुआ। अरे नालायक प्राणी, क्रोमियम कभी +10 तक जाएगा ही नहीं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप देखो क्रोमियम का, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएगा। अरे तो +6 से ज्यादा बना नहीं सकता, है ना, +6 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता, हाईएस्ट ही +6 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है। यहां पर परऑक्साइड बॉन्ड रहता है, कौन सा बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, एक ये
ठीक है, बचा हुआ एक ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है। समझना ध्यान से भैया कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, सिंपल है बहुत। दो पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं और ये ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ये और ये डायरेक्ट इसी से अटैच्ड होते हैं, बल्कि मैं कहूँ 5 के 5 ऑक्सीजन क्रोमियम से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए, जितने बॉन्ड उतने ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। और मैंने बोला था ना क्रोमियम हाईएस्ट जाएगा तो +6 तक जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 एन एसिडिक मीडियम कंडीशन गिव्स। आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 जब H+ के साथ करता है रिएक्ट, मतलब H+ के साथ रहता है एसिडिक मीडियम में, तो अपने आप को वो +2 बनाता है, A एंड B अभी बताया था मैंने। तो Mn अपने आप को +7 से +2 में करता है रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज किसको करेगा, H2O2 में जो ऑक्सीजन है -1 में, ये रिड्यूस होकर के O2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी ऑक्सीडाइज होकर के, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीजन पे -1 है लेकिन यहां पर 0 है, तो -1 से 0 जाना ऑक्सीडेशन है और यहां +7 से +2 जाना रिडक्शन है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आने चाहिए, है कहीं पर, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही कह रहा हूं जनाब, यस सर। अगला देखते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि आपस में रिएक्शन नहीं करते। कौन से ऐसे हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते, सिंपल बात जाननी है। आइए आपको एक चीज बताता हूं, देखिए यहां पर SN का हर जगह लिखा है SnCl2 SnCl2 SnCl2, तो इसके बारे में जान लो। जो आपका SN है, आपको पता होना चाहिए कि SN+4 इज मोर स्टेबल देन SN+2। लेकिन यही केस लेड वाले में अगर हम पढ़ते तो हम क्या कहते थे, ज्यादा स्टेबल कौन है, लेड+2। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये लाइन एक्सप्लेन होती थी। बात ठीक कह रहा हूं ना, यस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर कहीं पर SN+2 है तो अपने स्टेबल फॉर्म मतलब कि SN+4 में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये रिएक्शन अपने आप होना चाहेगा, है ना, बस उसको मौका मिल जाए खुद को ऑक्सीडाइज होने का। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। यहां पर देखें अगर, तो ये क्या है भैया, आयरन पे पहला देखना, FeCl3 में क्या है, आयरन +3। और आपको ये भी पता होगा कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो +2 वाला, एक तो +3 वाला, एक +2 वाला और एक +3 वाला। अच्छा जी, तो क्या इस आयरन +3 को SN+2 ऑक्सीडाइज करवा सकता है, अरे रिड्यूस करा सकता है, बोलो बोलो क्या होना चाहेगा रिएक्शन में, अरे +2 खुद को +4 बनाना चाहेगा, +2 खुद को +4 बनाना चाहेगा। अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो इनको रिड्यूस करके वो आयरन +2 में बनाना चाहेगा। यस सर, ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे देखें ये अपने आप ऑक्सीडाइज करना चाहता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कौन है, +4 वाला। तो हाँ, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है तो ये इनको रिड्यूस कर देगा, +2 में ले आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात जानो, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो ये भैया जी आपस में साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट एक साथ करने लग गए तो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर बैठेंगे, ठीक है। समझ में शायद आ गया होगा, अब तो दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे HgCl2 वाली बात, तो HgCl2 में भी सेम कंडीशन होगी, है ना, क्योंकि यहां पर भी SN+2 ही आ रहा है, SN+2 ही आ रहा है। तो SN+2 अगर यहां पर होगा तो SN+2 क्या करेगा, अपने आप को SN+4 बनाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आपका जो यहां पर Hg+2 है, क्या होता है आप जानते हैं ना, Hg2+ रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, HD ऐसे बनाता है 2+। हम Hg+ नहीं लिखते, हम इस तरीके से लिखते हैं ना, Hg2+। मर्क्यूरस आयन ऐसा लिखा जाता है, मर्क्यूरिक ऐसा होता है। तो देख लीजिए, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन अगर पॉसिबल है तो कभी भी कोएग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, साथ रह ही नहीं सकते, रिएक्शन कर जाएंगे। अच्छा, ये बात है। यहां पर देखिए, यहां पर आयरन है +2 में, यहां पर आयरन है +2 में, और हमारा SN है भैया +2 में। अब देखो यहां पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों, अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज कर भी ले, लेकिन करेगा कैसे, कर ही नहीं पाएगा। अगर करना चाहे तो इनको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जबकि आपको पता है अब आयरन का 2 ही फॉर्म है, +1 तो रहता नहीं है, बनता नहीं है ना, यूजुअली +1 नहीं बनता ना। तो आप क्या कहते हो, +2 से +3 में नहीं जा पाएगा, है ना, क्योंकि +2 से +3 जाना तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन तो इसका होना था। इसका मतलब ये साथ रह सकते हैं, इसका मतलब ये साथ रह सकते हैं, क्योंकि आपस में ये रिएक्शन नहीं करेंगे। यहां पर देखिए FeCl3 एंड Ki में आपको पता है कि आयरन पे अगर +3 है तो वो
आई नेगेटिव को क्या करता है, आई नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है इसको रिड्यूस करके आयरन को +2 में कर लेता है और आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी बच्चे को इन रिएक्शंस में दिक्कत हो रही हो और आपके पास मौका हो, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, आपके पास मौका हो तो जेई वाला चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाई है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस के नाम से, सारी रिएक्शंस वहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं, रटना नहीं होता। तो उस हिसाब से सच बताऊँ तो इसमें कुछ रटना नहीं है, बुद्धि लगने से काम हो जाता है। जवाब आपको मिल चुका है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। ये क्या फूल पत्ती है, इस फूल पत्ती का मतलब है इक्विलिब्रियम, इस फूल पत्ती का मतलब है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या है, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4, अच्छा जी, एज पर द रिएक्शन, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो K2MnO4 ही है ना, क्योंकि 2 नेगेटिव आ रहा है ना, 2 नेगेटिव आ रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव में, वाटर डालने से ये चीज इधर जा रही है। अच्छा, द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH नेगेटिव, यस, OH नेगेटिव हम हटाते जाएंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात सही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ऐड करने पर ये काम होगा, इनमें से क्या ऐड करें कि ये चीज रिएक्शन फॉरवर्ड जाए और ये कंज्यूम हो पाए, OH नेगेटिव कंज्यूम हो पाए, बताइए OH नेगेटिव कंज्यूम हो पाए, कौन सा ऐसा है। तो आप कहेंगे सर OH नेगेटिव तो बेसिक है, इसका मतलब एसिड डाल दो सर, एसिड। तो आप सोच सकते हैं कि सर HCl तो बढ़िया एसिड है, यही डालते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब आप ये डालेंगे ना HCl, वो क्या होगा, HCl जो है इस MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो भैया, कैसे कर जाएगा, MnO4 नेगेटिव जो बना हुआ था ना इधर, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्लोरीन के -1 को आपने पढ़ा होगा Cl2 गैस में कन्वर्ट करा देता है। अगर ऐसा कराएगा तो क्या होगा मेरे भाई, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका हो जाएगा रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो गया तो ये बना कहां, ये तो बिगड़ गया, ये तो आपको यही तो बनाना है। तो आपको कुल मिला के सिर्फ इसको हटाना है, इनको नहीं बर्बाद करना है, इनको बर्बाद नहीं करना है। तो HCl डाल के कोई फायदा नहीं है। सेम कहानी SO2 भी लेकर के आओगे तो SO2 भी लोगे तो वो सल्फेट में चला जाएगा, इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये जो आपका MnO4 नेगेटिव है ये रिड्यूस के होके बर्बाद हो जाएगा, है ना। इस मतलब हमें तो चाहिए था कि भैया हमारा MnO4 नेगेटिव बना रहे खूब सारा, ये बर्बाद ना हो। इसका मतलब ये मिलाने से कोई फायदा नहीं है, KOH मिलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप KOH मिलाओगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। तो जवाब के तौर पे है CO2। बताता हूं क्यों, क्योंकि CO2 में जो कार्बन है उस पर पहले से ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है तो भैया MnO4 नेगेटिव अब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अगर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इसका मतलब ये अब बर्बाद नहीं होगा। अगर बर्बाद नहीं होगा तो क्या इससे काम बन जाएगा, नहीं। एक बात और जानिए, पहली बात तो बर्बाद नहीं होगा तो ये बचा रहेगा, पहली चीज, पहली कंडीशन हुई। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जो CO2 होता है वो OH नेगेटिव में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनेट आयन बना लेता है। ये आपने पढ़ा होगा। अरे भैया कैसे सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या अपना कि भैया CO2 एक गैस है, अगर हमें बेस से रिएक्शन कराना है तो अपन कैसे सोचते हैं, पहले इसमें वाटर मिला दो, वाटर मिलाने से क्या बना H2CO3, ये क्या बना कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में से आप सोच लो, अगर आप इसमें OH नेगेटिव डालते हो, कार्बोनिक एसिड में H+OH नेगेटिव डालते हो तो क्या बनेगा, कार्बोनेट ही तो बनेगा। समझ गए क्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम CO2 इसमें पास करेंगे तो ये जो OH नेगेटिव है वो CO2 के साथ कार्बोनेट बन जाएगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी और इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। चलो अगला देखते हैं भैया। एसिडिफाइड K2Cr2O7 टर्न्स ग्रीन, ये तो अभी पढ़ा था हमने, लगता है कुछ ऐसा था ना। ये क्या लिखा है भैया, Na2SO3 मतलब SO3 2 नेगेटिव। एक्चुअली होगा क्या, जो ये हमारा सल्फाइट आयन है उसको ये K2Cr2O7, वो होता क्या है, ये एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये इनको क्या करेगा बोलो, इसका ऑक्सीडेशन करा के सल्फेट में, सल्फाइड टू सल्फेट कन्वर्ट करा देगा और ये खुद को जब रिड्यूस करेंगे तो क्रोमियम का +3 बनाएंगे। हमेशा रिडक्शन के बाद +6 +3 जाता है क्रोमियम में, तब इनका रिश्ता करवा दो, यही ग्रीन कलर का बनता है। तो ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए हमें चीजें पता चल चुकी हैं। जर्मन है ना, निकुजन, मैंने याद कैसे कराया है बच्चों को कि निकुजन, निकुजन जर्मन,
ऐसे याद करिए, निकुंजन जर्मन, निकुंजन जर्मन, निकुंजन जर्मन। ठीक है, काम यह हो जाएगा, आप समझ जाओगे क्या था। ये क्या है, बस ये क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। ऑन हीटिंग क्रोमाइट विद Na2CO3 इन एयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कौन सा ऐसा है इसमें से जो मिलेगा। तो समझे, ये रिएक्शन समझने के लिए है। ठीक है, इसको इसलिए लिया भी है कि भैया आपकी खोपड़ी में बसा दूं। यह है क्या, Cr2O4 प्लस ये हो जाएगा Na2CO3, Na2 क्या, CO3। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा भैया जी, कि यहां पर हमने एयर लिया हुआ, तो एयर में क्या है, O2, तो पूछता क्या प्रोडक्ट बनेगा। सुनना ध्यान से, पहले इनको देखने का नजरिया बदलो, क्या लिखोगे, FeO.Cr2O3। अरे सर इनको तो देखा है मैंने जीवन में, हाँ ये पहचान में नहीं आ रहा था, है ना, ये क्रोमाइट और होता है क्रोमियम का। तो इसको देखो, FeO एंड Cr2O3 दो ऑक्साइड का ये मिक्सचर है, ये भी दो ऑक्साइड का मिक्सचर है क्या, Na2O.CO2, एक एसिड एक बेस, है ना, और O2 का प्रेजेंस है। अब समझ जाओगे। अब जो ये O2 है, कृपया ध्यान दें, ये वाला जो O2 वो क्या करता है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, और जो FeO है जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये हो जाता है Fe2O3, ये +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहां क्रोमियम +3 है, ये ऑक्सीडाइज होकर के +6 बन जाता है, क्योंकि O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना, बन गया। अब O2 के साथ इनकी रिएक्शन होती है। अब यहां पर देखें, समझना ध्यान से, ये जो क्रोमियम +6 है, क्रोमियम +6 वाला जो ये ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर का। तो ये एसिडिक नेचर वाला यहां से बेस ढूंढता है, क्या करता है, बेस ढूंढता है। तो बेस कौन है भैया, Na2O, है ना, सोडियम का ऑक्साइड बेस होता है, बेसिक है, और ये इसके रिश्ते किसके साथ करवाने हैं, CrO3 के साथ, ये मिल जाएगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन, CO2 गैस के रूप में उड़ जाएगी, CO2 गैस के रूप में उड़ जाएगी, और बचेगा साथ में क्या, अरे साथ में बचेगा ये आपका Fe2O3। कितना आसानी से खोपड़ी में बस गया, सोचो, रट्टा मार के। मुझे पता है कि आप थक चुके हैं, इनको आप मिला लीजिए। अरे ये कोई और नहीं बल्कि ये Na2CrO4 है, Na2CrO4 है। क्या आपको रटना पड़ा है कहीं, कहीं से भी आपको लग रहा है कि रट्टा मारना है, खोपड़ी लगानी आती है तो काम आपका बन जाती है ना। हाँ ये देखते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड का एक क्वेश्चन था, करके देखते हैं क्या आया है लैंथेनाइड का। हाँ ये लैंथेनाइड का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। अरे यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, बहुत ही आसान है, कर लोगे ना। क्या बोलते हैं अपन, हाँ जब भी हम F लिखते हैं, हाँ यहाँ पे 1 2 होगा, 10 नहीं, ये गड़बड़ लिख दिया है, क्योंकि जो सही वाला है उसी में मिस प्रिंट हो रखा है ना। अरे अपन जानते हैं ना भाई, तो मैं बता देता हूँ। देखो जब अपन F लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, N-2F N-1D, है ना, और क्या लिखते हैं, NS2, और यहाँ पे P नहीं लिखते ना, कहीं पे P आता लैंथेनाइड के टाइम पे नहीं, क्योंकि उसके पहले ही जेनॉन भर चुका होता है ना। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने समझाया, वहां पे क्या रहता है, अरे 5D 4F और क्या रहता है भैया 6S, तो यही लिखा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है, ये वाला। क्लियर है, बी वाला ऑप्शन सही है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा जो करेक्ट नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा जो करेक्ट नहीं है। LaOH थ्राइस इज लेस बेसिक देन LuOH थ्राइस, ये थोड़ा बुद्धि लगाने वाली बात है, समझना। La3+, लैंथेनम 3+ एंड ल्यूटेशियम 3+, इन दोनों में बहुत छोटी साइज होती है इसकी, आपको पता ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज बहुत छोटी है। अब अगर इसकी साइज बहुत छोटी होगी ना, तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव के साथ बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, क्योंकि हमारे कैटायन की साइज अगर छोटी होती है तो फजान रूल के हिसाब से वहां पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां इसकी साइज क्योंकि बड़ी होती है कैटायन की, तो ये OH नेगेटिव के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। यहां पर आयनिक बनता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर ज्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन छोटा होता है। और अगर ये कैसा हो गया, कोवलेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग गया, तो पानी में जाके आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन जो आयनिक बिहेवियर रखता है वो पानी में जाके टूट जाता है, तो आसानी से OH नेगेटिव मिल जाता है। तो हमें कहना चाहिए कि जो LaOH थ्राइस है वो तो भैया मोर बेसिक है,
LaOH थ्राइस जो होता है वो मोर बेसिक होता है। दोबारा सुन लें, क्या बोला मैंने? LaOH थ्राइस जो होता है वो मोर बेसिक है, ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि पानी में जाने के बाद आयनिक बिहेवियर है तो आसानी से टूटेगा, OH नेगेटिव आसानी से पानी में आएगा तो बेसिक करेक्टर को शो कर पाएगा। लेकिन यहां पर आसानी से टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा कोवलेंट करेक्टर डेवलप होने लग जाएगा, तो पानी के अंदर आसानी से ये नहीं टूटते हैं। समझ बात आ गई? ये तो यही निकल गया भैया, नॉट करेक्ट में तो पहला ही ऑप्शन हो गया। बाकी को एक बार पढ़ करके देख लेते हैं। La इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, एकदम सही, रादर देन लैंथेनाइड, है ना। एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बात सही है। इन लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयन डिक्रीजेज, ये भी सही है। अच्छा, इन्होंने नॉट पूछा था तो निश्चित रूप से ए इज करेक्ट। शायद आपको आनंद आया हो, बात समझ में आई हो। ठीक है, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।